हेलो 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 हेलो। आवाज जा रही है सर? हेलो हेलो। सबको मेरा नमस्कार है। शुरू करें। आज का सेशन आपके लिए पेश है सर। कुछ अच्छे प्रश्न जो आपको अच्छे भी लगेंगे और आपके जीवन में कुछ योगदान भी देंगे। उसी प्रश्न को हम लेकर आए हैं और शायद आपको अच्छा लगेगा सर। कुछ अच्छे, कुछ आपके लिए बुरे, जो आपको बहुत परेशान करते हैं। आज ये पहला क्वेश्चन है, कहता है मेलिएबल। देखिए सर, इसमें जो थ्योरी आपको पूछता है मेलिएबिलिटी या मेलिएबल, इसका हिंदी दे देता है और हिंदी इसका चला होता है अधात वर्णनीयता। इसका हिंदी क्या होता है, गौर फरमाइएगा। इसकी हिंदी होती है, एकदम आराम से पढ़ेंगे हम। एक होता है अधात वर्धनीयता, अधात वर्धनीयता, वर्धनीयता। और ये होता है पीट कर चादर बनाने का गुण, पीट कर चादर बनाने का गुण। और इसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी। और एक होता है भाई मेरे तन्यता, तन्यता बोले तो डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। और डक्टिलिटी बोले तो खींचकर तार बनाने का गुण, खींचकर तार बनाने का गुण, बनाने का गुण। ध्यान दीजिएगा, कहते हैं सर कि अगर 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 अधात वर्णनीयता एकदम आराम से चला, कोई हंसी मजाक नहीं, 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई और ओनली कॉन्सेप्ट। कहते हैं अधात वर्णनीयता पीट कर चादर, ये जो पीट कर सर ये सोना का था, इसको पीट कर ऐसा चादर बना दीजिएगा, इसी को अधात वर्णनीयता कहते हैं। और तन्यता खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। और दोनों जो होता है, दोनों की अगर हम बात करें भाई मेरे, अधात वर्णनीयता और तन्यता, तो ये धातु का गुण है। अधात वर्णनीयता और तन्यता की अगर हम बात करें, ध्यान देना, किसकी बात करें सर? अधात वर्णनीयता और तन्यता की अगर हम बात करें तो यह धातु का गुण है। किसका गुण है सर? यह धातु का गुण है। किसका गुण है? यह धातु का गुण है। और सबसे ज्यादा अगर बात करोगे तो ये दोनों, प्लेटिनम की सबसे ज्यादा, उससे कम गोल्ड की, उससे कम सिल्वर की और उससे कम अल्युमिनियम की होती है। राइट इट डाउन। उससे इससे कम हो जाएगा आपका कॉपर का, इससे कम हो जाएगा सर किसका? कॉपर का। और कॉपर से भी कम हो जाएगा चला अल्युमिनियम का। यानी कभी कभी लड़का इसको क्या याद रखता है, इसमें सर लड़का ओनली याद रखता है कि सोना का सबसे ज्यादा होता है। नहीं, आप ये जानो, अब जो प्रश्न आ रहा है उसमें प्लेटिनम का सबसे ज्यादा होता है। प्लेटिनम नहीं रहेगा ऑप्शन तो सोना मारेंगे, सोना नहीं रहेगा तो चांदी मारेंगे, चांदी नहीं रहेगा तो कॉपर मारेंगे, कॉपर नहीं रहेगा तो अल्युमिनियम मारेंगे। राइट इट डाउन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यह धातु का गुण है। किसका गुण है? ये धातु का गुण है। कहता है, गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन आपको कहता है मेलिएबल, मेलिएबल यानी अधातु वर्णनीयता डैश का गुण है, तो ये चला किसका गुण है? धातु का। अधातु का गुण नहीं है। और दूसरा अधातु वर्णनीयता है क्या? पीट कर चादर बनाना अधातु वर्णनीयता। इसके लिए हम ये टॉपिक लेके नहीं आए, आपको सबको पता है पीट कर चादर अधातु वर्णनीयता। तन्यता की अगर बात करोगे, खींचकर तार बनाने का गुण तन्यता कहलाता है। लेकिन चला इसमें यह धातु का गुण है, दोनों धातु का गुण है, ये अधातु का गुण नहीं है। और अधातु को ही हम गैर धातु कहते हैं। ये जो अधातु है, गैर धातु है, इसको हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। और कहता है प्लेटिनम, सोना, चांदी, कॉपर, अल्युमिनियम, ये क्या है? चला प्लेटिनम सबसे अधिक अधातु वर्णनीयता और तन्यता का गुण होता है, उससे कम सोना। लेकिन हम लोग सोने से पढ़ते हैं, लेकिन बोर्ड ने होशियारी क्या किया? प्लेटिनम के बारे में पूछ दिया। बोर्ड चला बहुत होशियार हो गया है, उसको करोड़ों में से हजारों छाटना है, तो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा नहीं रहा है, स्मार्ट बना रहा है। नहीं तो चला पता चला सबको 80 80 80 90 90 90 100 100 100 आ जाएगा, बच्चा इतना पढ़ रहा है। क्वेश्चन को फंसाने का जुगाड़ करता है। प्लेटिनम कोई नहीं पढ़ता था तो प्लेटिनम पूछ दिया, इसलिए प्लेटिनम होगा, नहीं होगा तब गोल्ड होगा, नहीं होगा तब चांदी, नहीं तो कॉपर, फिर अल्युमिनियम। राइट इट डाउन। इसीलिए देखना, इस सब में सबसे ज्यादा महंगा प्लेटिनम है। सबसे ज्यादा महंगा कौन है? प्लेटिनम है। राइट इट डाउन। जल्दी से लिख लिए और लिख के सर यस टाइप कीजिए। एकदम इत्मीनान से पढ़िएगा सर, तभी होगा, ना तो फुदकते रह जाइएगा सर यूट्यूब पे, पता नहीं चलेगा कि कब मेरा नौकरी नहीं हुआ। हो गया? हो गया? हो गया? द नेक्स्ट वन इज
कहता है 1 विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 32 ग्राम द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता की गणना कीजिए। चला इस क्वेश्चन के हम तरह को जुगाड़ बताते हैं, अगर थ्योरी की है वो बता देते हैं और जुगाड़ की है वो बता देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन तरह से नहीं बनेगा। अब बोले सर की जुगाड़ है बताइए, तो हम तरह को जुगाड़ बता दे। देखो विलियन समझता है भाई मेरा, विलियन समझते हो, विलियन 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 विलयन। विलियन क्या है? विलियन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है भाई मेरे विलायक। ध्यान देना, विलेय की अगर हम बात करें, विलियन में दो चीजें, एक विलेय और विलायक। विलियन की अगर बात करोगे भाई मेरा, तो विलियन का मतलब हो गया चीनी, चीनी आई आई आई, चीनी 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 आई 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 आई, ये तो अपने होने लगा रही वो तरीके हैं। वेरी गुड, चीनी। अब देखो अगर इसकी बात करें हम, तो ये चीनी हो गया प्लस पानी हो गया, ये हो गया विलियन। इसमें विलेय हो गया, चला विलेय का एग्जांपल हो गया चीनी, और विलायक जो घोलता है उसका एग्जांपल हो गया पानी। तुमको अगर पकड़ में नहीं आए तो देखो इसे विलेय और विलायक कैसे छांटेंगे, विलियन से विलेय कौन है विलायक कौन है कैसे छांटेंगे। तो एकदम सिंपल सा मामला है, एक स्पेलिंग बड़ा बता, पानी ज्यादा होता है कि चीनी ज्यादा होता है? तो तुम कहेगा भैया पानी जो है ना वो अधिक होता है, शरबत बनाते हो तो क्या ज्यादा होता है? पानी अधिक होता है, और चीनी जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो तुम गौर से देखो, पानी अधिक होता है तो पानी अधिक स्पेलिंग बड़का स्पेलिंग वाला में, और चीनी कम होता है, चीनी छोटका स्पेलिंग, यानी विलेय का स्पेलिंग छोटा है, विलायक का स्पेलिंग बड़ा है। ध्यान देना, पानी अधिक होता है, चीनी कम होता है। शरबत में पानी ज्यादा और चीनी कम, बोलो ना, शरबत में पानी ज्यादा और चीनी कम। तो विलेय और विलायक का स्पेलिंग की बात करोगे, विलेय का स्पेलिंग छोटा, विलायक का स्पेलिंग बड़ा, बोलो ना। तो विलायक का स्पेलिंग बड़ा होगा तो पानी में की मात्रा अधिक होती है। तो देखो पानी की मात्रा अधिक होती है बड़का स्पेलिंग वाला में, और चीनी की मात्रा कम होती है छोटका स्पेलिंग वाला में, क्योंकि इसकी मात्रा भी तो कम होती है, चीनी कम ना होता है। क्लियर? अब यहां से पहले इसको लिखो फिर बतियाते हैं, राइट इट डाउन, पहले जल्दी से लिख फिर बतियाते हैं। चला लिखोगे ना तो कम से कम 10 से 15 गुना ज्यादा तेजी से समझ में आएगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख। हो गया? हो गया? लिख लिए? लिख लिए होंगे। अब आते हैं चला यहां पर तुमको देखो क्या क्या दिया। 1 विलियन में पानी दे दिया है 320 ग्राम। तो पानी दे दिया मतलब पानी दे दिया, पानी दे दिया मतलब क्या दे दिया? पानी दे दिया मतलब तुमको दे दिया विलायक, पानी दे दिया मतलब तुमको विलायक दे दिया, क्योंकि विलायक का स्पेलिंग बड़ा है और ये ज्यादा भी हो। सामान्य नमक की मात्रा, नमक हो गया, नमक की मात्रा कम होती है तो विलेय हो गया, ये विलेय हो गया, विलेय की मात्रा कम होती है। तो संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात करें। तो क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है, ई दे दिया है तुमको 320 ग्राम और ई दे दिया है तुमको भैया 32 ग्राम। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? विलियन की सांद्रता बताइए। विलियन की देखो एक जुगाड़ बताएंगे, इसका क्वेश्चन खूब पूछ रहा है। अब तोरा क्या करना है हम तोरा बताते हैं। विलियन की सांद्रता बराबर व्हाट, यही नहीं कह रहा है। तो विलियन की सांद्रता का फॉर्मूला होता है, चला विलियन की सांद्रता का, अगर पहले इसको लिख फिर हम बतियाते हैं। देखो हम तोरा पहले रुक पहले हमरा लिखने देना, तो मामला तू गड़बड़ा देगा। अगर जुगाड़ है और एक क्वेश्चन हम बनाएंगे दूसरा तुम बनाएगा। विलियन की सांद्रता, चला थ्योरी में जब तुम जाओगे ना, केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कभी जीएस के किसी किताब में लूसेंट में लिख लेने हैं, लेकिन चला क्वेश्चन है, तुम बनाओ ना प्रीवियस ईयर, तेरा पता नहीं चलेगा ये क्वेश्चन है कहां से। और लूसेंट से तो 15% क्वेश्चन, 15 से 20% क्वेश्चन आएगा, कभी पलट के देखो तो पता चलेगा। विलियन की सांद्रता बराबर क्या होता है, चला कि विलेय बट विलियन गुना 100, या नहीं तो विलेय बट विलियन बोले तो कथी विलेय और विलायक। तो विलेय
प्लस विलायक गुना 100। अब तुम कहेगा अरे मास्टर वाह, ये फॉर्मूला है विलियन की सांद्रता बराबर विलेय बटा विलियन गुना 100। तो विलेय हो गया, चला ये, अब विलियन हो गया, तो विलियन बोले तो ये दोनों जोड़ के ना विलियन, विलियन की अगर बात करोगे तो विलियन बराबर होता है फॉर्मूला, ध्यान देना एकदम आराम से, हम तेरा जुगाड़ बताते हैं कैसे बनाना है। विलियन बराबर फॉर्मूला होता है, विलियन, विलियन बोले तो चीनी और पानी, तो विलियन बराबर फॉर्मूला होता है, चला विलेय प्लस विलायक। देखो एगो जुगाड़ बताएंगे तेरा हम कैसे बनाना, ये सब कर पाएगा तू एग्जाम हॉल में। विलियन बराबर विलेय प्लस विलायक, तो यहाँ विलियन के जगह पर हम विलेय प्लस विलायक लिखे, ये फॉर्मूला होता है। बनाएगा कैसे, कुछ नहीं करना है। विलेय, विलेय की मात्रा कितनी दी हुई है 32 ग्राम, तो बस क्वेश्चन में पुट अप करो, यू विल गेट द आंसर। चलो यहीं पर हम इक्वल टू देके पुट कर देते हैं, तो 32 हो गया। विलेय की मात्रा, विलियन की मात्रा कितनी दी हुई है, तो विलियन या विलेय प्लस विलायक कर दो, तो विलेय प्लस विलायक करोगे तो ये दोनों को जोड़ना होगा, तो 32 प्लस 320 करना होगा। 32 प्लस 320 गुना 100, 32 प्लस 300। जुगाड़ देखो हम कितना तगड़ा बताते हैं एकदम। जुगाड़ क्या है, चलाइए एनालाइजेशन है, जुगाड़ कुछ नहीं होता है। 32 प्लस 320 गुना 100, विलेय की मात्रा हो गई 32, देखो ये विलेय की मात्रा है 32, विलेय प्लस विलायक बोले तो 32 प्लस 320 कर दिए, यू विल गेट द आंसर। कर लो सॉल्व, सॉल्व करोगे 9.09 आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा समझ में थोड़े आएगा, इतना आसान है। ये सब पढ़ाना रहता तो सर इसके जा काहे पढ़ाएगा फिर। तो हम एगो जुगाड़ देते हैं, देखो न कैसे क्वेश्चन देखबे आंसर मारबे, आ सब जाके आज प्रीवियस ईयर बनाना, नहीं बनतो तो आज के बाद नहीं आना हमारे चैनल पे पढ़ने के लिए, एक लाइन के बाद। ठीक है, हो गया, हो गया। हो गया, अब देखो हम तेरा बताते हैं। अगर ये तुम लिख लिया है भाई मेरे, इस सब को भूल जाओ तुमको निकालना है विलियन की सांद्रता ना, एकदम सिंपल सा एनालाइजेशन है, एक लाइन का बात है। विलियन 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 की सांद्रता का फॉर्मूला होता है छोटका बटा छोटका प्लस बड़का। एक दो बार प्रैक्टिस करना है, चला छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। देखो छोटका, छोटका कहते हैं 32, तो 32 विलियन विलेय विलायक विलेय करते रह जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं होगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं तू बना पाएगा। आज कुछ नहीं करना, सब क्वेश्चन आज जाके बना लेना, सब बन जातो। 32 अब बट सॉरी छोटका क्या है 32 ना, अब बटा बड़का प्लस छोटका यानी 32 प्लस 320 गुना 100। अब आंसर निकाल लेता आज तो 9.09 वही किए हैं हम, खाली एगो सिंपल सा जुगाड़ तोरा बताया कि छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। अब देखो अगला सवाल तुम कैसे बनाता, पहले इसको लिख, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख, फिर अपने तोरा पता चल जाएगा। छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। लिख लिए, लिख लिए। अब चला अगला सवाल में देखो, कहता है अब तुमको कुछ नहीं करना है, जैसे कहेगा संदर्भ में विलियन की सांद्रता कितनी होगी, विलियन की सांद्रता कितनी होगी, तो तुमको क्या करना है, एकदम सिंपल है। विलियन की सांद्रता कहेगा निकालना ना, छोटका अब बटा छोटका प्लस बड़का यानी 36 प्लस 320 लिखनो ने है गुना 100। आंसर, आंसर देख लो कितना आएगा, सी नंबर 10.11 आंसर। विलियन की सांद्रता अगर हमको कहेगा निकालने, विलियन की सांद्रता बराबर हो जाएगा छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100। देखो छोटका हमको मिल गया, क्वेश्चन पढ़ो नहीं किए हम, 36 छोटका, देख लिए कि विलियन की सांद्रता प्रतिशत में मांग रहा है, तो छोटका लिखे 36 अब बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100, यू विल गेट द आंसर। हो गया, जल्दी से लिख लीजिए सर।
सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है और तुमको कुछ नहीं करना है। यहां पर क्या करेगा, दूसरी बार में यहां कर देगा चला 40, ले क्वेश्चन हम बदल देते हैं 40 और यहां कर देगा 380। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन है, अगर हमको 40 प्लस 380 कर दिया तो हम क्या करेंगे, चला एकदम सिंपल सा काम करेंगे। अगर मान लो यहां कुछ नहीं करेगा, यहां 380 कर देगा, यहां 380 कर देगा और यहां चला क्या कर देगा 40 कर देगा। अब बता की करेगा, तुम कुछ नहीं करेगा, कहेगा भैया 40 अब बट 380 अब प्लस 40 अब गुना 100, यू विल गेट द आंसर। यहां कर देगा 500, यहां कर देगा 56, तो कहेंगे भैया 56 बटा 500 प्लस 56 गुना 100, और सब जाके बना लेना, A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। A to Z क्वेश्चन आपसे बनेगा, इसकी 150% की गारंटी है। ठीक है, बस नंबर खाली चेंज करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन होगा, नंबर चेंज करेंगे, तीसरा क्वेश्चन होगा, नंबर चेंज करेंगे, चौथा क्वेश्चन होगा। क्लियर? आप कोई भी सवाल सर जाके बना लीजिए, सेम क्वेश्चन आ गया है, हम टिक मारे थे दूसरा लेकिन वही सेम क्वेश्चन ही कर दिया। ध्यान दीजिएगा, कहता है सभी एसिड के लिए आम तत्व क्या है, चला रही एगो आम तत्व के सीरीज है, हम थोड़ा बना देते हैं, उससे क्वेश्चन सारा बन जाएगा, आना तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। जैसे आपको कह देगा यौगिक, कह देगा सामान्यतः पाए जाते हैं, ध्यान देना, सामान्यतः पाए जाते, एकरा से ज्यादा लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। जैसे तुमको कहेगा स्टील, स्टील कहेगा तो लोहा, सामान्यतः उसमें लोहा होबे करेगा, ये फिक्स है। अगर तुमको कह देगा चला अमलगम, ये तू भी जानता होगा, अमलगम अगर कह देगा इसका मतलब पारा का होना अनिवार्य है, पूछता है। और अगर तुमको कह देगा एसिड, अम्ल, अम्ल अगर कह दे इसका मतलब समझो हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है। और अगर 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 तुमको कह दे क्षार, तो क्षार कह दे तो चला OH- का होना अनिवार्य है। अगर कह दे क्षारे तो OH- का होना अनिवार्य है। उसी तरह से एक और लिस्ट अगर हम बनाते हैं, तो अगर कह दे मिश्र धातु, तो चला मिश्र धातु कहे ना, तो इसका मतलब धातु का होना अनिवार्य है, उसमें धातु होबे करेगा। ये तुमको 5 गो पूछता है, एगो स्टील कह दे आयरन का होना अनिवार्य है, अमलगम कह दे पारा का होना अनिवार्य है, अम्ल कह दे हाइड्रोजन का होना अनिवार्य है, क्षार कह दे OH का होना अनिवार्य है, और मिश्र धातु कह दे धातु का होना अनिवार्य है। राइट इट डाउन, जल्दी से लिख, इतने पूछेगा, जल्दी से लिख ले, लिख लिए। एसिड के लिए आम तत्व कौन है, कहेगा स्टील के लिए आम तत्व कौन है, आयरन, कहेगा अमलगम के लिए आम तत्व कौन है, पारा, कहेगा अम्ल के लिए आम तत्व कौन है, हाइड्रोजन, क्षार के लिए आम तत्व कौन है, OH, और मिश्र धातु के लिए आम तत्व कौन है, तो धातु। यू विल गेट द आंसर। हो गया, और इससे बाहर तुम्हारा नहीं जाएगा, 1 2 3 4 5। क्लियर? अब तुमको अगर समझना तो देखो, आयरन में कुछ मिलाते हैं तो स्टील बनता है, और ये तो अमलगम तो पारा पूरा घिनाइल है। H+ जो देगा उसे अम्ल कहते हैं, इसीलिए अम्ल का में H का होना जरूरी है। और क्षार की अगर OH- देगा तो उसे हम क्षार कहेंगे। अब मिश्र धातु, धातु में कुछ मिलाते हैं तब मिश्र धातु बनता है, इसीलिए कहते हैं मिश्र धातु में धातु का होना अनिवार्य है। और अम्ल, क्षार में OH का होना अनिवार्य है, अम्ल में H का होना अनिवार्य है। राइट इट डाउन, आंसर बता दे क्या हो जाएगा। D for डॉग। आगे बढ़े, आगे बढ़े रे चला, आगे बढ़े। द नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट वन इज, अगले क्वेश्चन में चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कॉपर सल्फेट, बार बार बोलते हैं और इसको ध्यान में एकदम रखना है कि कॉपर सल्फेट अम्ल है, कॉपर सल्फेट ये लवण नहीं है, कॉपर सल्फेट क्या है, अम्ल है। बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन और रिपीटेडली हमको लगता है 12 से 13 बार पूछा है, और बच्चा इसको याद ही नहीं रख पाता जो क्वेश्चन बनाएगा। कॉपर सल्फेट हम बार बार बोलते हैं, रिवीजन की भी जवाबदेही मेरी है कि रिवीजन भी हम ही करवा देंगे, तोरा मेरे
क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा क्वेश्चन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे और कुछ कुछ क्वेश्चन और तुम सेट में देखते जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, लेकिन कंडीशन सप्लाई चला कि तुम्हारी थ्योरी में दम होना चाहिए, ना तो मामला बुरा में चल जाएगा। कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, थोड़ा बहुत थ्योरी पलट पलट के भी देखो। ये अम्ल है चला, तो तू जानता होगा कि अम्ल की अगर हम बात करें तो अम्ल जो है ये ABr होता है, और अगर हम क्षार की बात करें तो क्षार चला BRB होता है। तो अम्ल अगर ABr होता है तो हम इसको कहेंगे एसिड जो है ये सब जानती ब्लू टू रेड कर देता, और क्षार की अगर हम बात करें तो ये बेस जो है ये रेड टू ब्लू कर देता, रेड टू क्या कर देता, ब्लू कर देता। यानी अम्ल नीले को लाल करता, क्षार लाल को नीला करता। अब बता, चुकी ये अम्ल है तो कहता कॉपर सल्फेट का जलीय, तुम कह गए मास्टर कितना ऐसा है जो कितना कितना को पढ़ना पड़ेगा, तो सब चला हम धीरे धीरे सेटिंग कर दिए हैं और इतना बार लाएंगे कि धीरे धीरे तुमको सारा कुछ ध्यान में आ जाएगा और तुम बना भी देगा क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट एसिड है, कहता है यह लिटमस को प्रभावित नहीं करता, जब एसिड है तो ये नीले को लाल करेगा, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। बी नंबर इज आंसर, राइट इट डाउन। खाली लिख लो कॉपर सल्फेट एसिड है और ABr BRB लिख लो, ABr और BRB लिख लो, जल्दी लिख। कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो ये एसिड है, और एसिड क्या करता है, नीले को लाल करता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। यू विल गेट द आंसर। आगे बढ़े, द नेक्स्ट कहता है डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, कहता है डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। व्हाट इज द आंसर। अगर हम सर बात करें वाहिका उत्तक की, यह उत्तक ग्रंथियों का ही निर्माण करता है, बिल्कुल ये सही है। और अगर हम बात करें चला इसकी वाहिका ग्रंथि मांसपेशी तुम जानिए रहा है। अगर हम संयोजी उत्तक की बात करें तो संयोजी उत्तक बता क्या कहता है। संयोजी उत्तक कहते हैं हड्डी एक संयोजी उत्तक है। हड्डी जो है सर, हड्डी की अगर हम बात करें तो हड्डी एक संयोजी उत्तक है। हड्डी क्या है चला, एक संयोजी उत्तक है, उत्तक है। हड्डी एक संयोजी उत्तक है और यह रेशेदार होता है, और यह रेशेदार होता है, रेशेदार होता है। क्वेश्चन आपको पूछेगा हड्डी कौन सा उत्तक है, तो कहेंगे संयोजी उत्तक है। कहेगा कैसा होता है, तो कहेंगे रेशेदार होता है। उसके बाद है आपका तंत्रिका। यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है, अगर हम तंत्रिका की बात करें तो यह ग्रंथि कोशिकाओं का, किसका चला, कोशिकाओं का ऐसा समूह है, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास में मदद करता है, जो शरीर के विकास में मदद करता है, जो शरीर के विकास में मदद करता है। राइट इट डाउन। जो शरीर के विकास में क्या करता है, मदद करता है। जल्दी से लिखिए सर। मांसपेशी के लिए कुछ खास नहीं है, यह शरीर के विकास में मदद करता है। और लिख सकते हैं यह हार्मोन और प्रोटीन का स्रवण करता है, यह हार्मोन और प्रोटीन का श्रवण करता है, और प्रोटीन, हार्मोन और प्रोटीन छोड़ता, श्रवण करता मतलब संश्लेषण करता मतलब छोड़ता। राइट इट डाउन। कहता है डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। वाहिका जो है ये उत्तक, जितना भी वाहिका है जो भी वहन करता है सर, जिस किसी चीज का करे वो उत्तक ग्रंथि का निर्माण करते हैं। अगर हम संयोजी उत्तक की बात करें, हड्डी एक संयोजी उत्तक है और जितना भी हड्डी है सर वो रेशेदार होता है। तंत्रिका उत्तक की बात करें, यह ग्रंथि कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो शरीर के विकास में मदद करता है, या हार्मोन और प्रोटीन छोड़ता है। राइट इट डाउन। ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं यहां से। राइट इट डाउन। हो गया। द नेक्स्ट वन इज, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। चला, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या का क्या मतलब है, ध्यान देना।
पहले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं उस पर बात कर लेते हैं, और फिर बात करेंगे चला कि धीरे धीरे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, ये आपका हम धीरे धीरे क्लियर कर देंगे। आने वाले क्लासेस में हम आगे भी रिपीट भी डाले हैं कि कैसे हमको रिपीट करके और ज्यादा अच्छे से समझाना है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, हम आपको समझा देते हैं चला, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक होता है हाइड्रोजन, लिथियम, मान लेते हैं कोई एक ले लो तुम भाई मेरे, कोई एक ले लो। अगर हम मान लेते हैं सोडियम ले लेते हैं एकदम आराम से, तुमको लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलाते रहना चाहिए। अब वो चला जमाना चला गया कि लोग लूसेंट पढ़ के जाता था एग्जाम हॉल में, हम धाई धाई मार के आता था। अब तो चला मार के नहीं आता है, अब मामला गड़बड़ा के आता है, और ऐसा गड़बड़ा के कभी मिला के देखो ना, थोड़ा प्रीवियस ईयर पढ़ोगे ना पते नहीं चलेगा थ्योरी आया कहां से, कौन किताब। एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन बाकी किताबों में जब तुम आप पलट के भाई देखोगे तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट सब बनाया है, लेकिन थ्योरी एक सटीक जो बच्चों के पास होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं सर उसके लिए आपको मेरी भी किताब आ रही है, मैंने भी उसमें कोशिश की है, और भी अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी किताबें हैं, आप उनको भी पढ़िए और कोशिश कीजिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, सोडियम 11 है, इसको हम सर लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये तीसरी कक्षा है, ध्यान दीजिएगा। हम अगर बात करें तो ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, तो सबसे बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है। तुम कहेगा इसे पढ़वे नहीं किया था, कैसे होगा? सबसे बाह्यतम कक्षा तीसरी कक्षा है, तो तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है चला वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन तीसरी अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं चला अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब बताइए कितना है, तो एक है। और दूसरा अगर कोर इलेक्ट्रॉन कहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन अगर कहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं संयोजी को छोड़कर, संयोजी को छोड़कर, तो संयोजी को छोड़कर, संयोजी एक है, इसको छोड़ दोगे तो ये सब आएगा, तो 6 2 8 2 10, तो 10 हो जाएगा आंसर। पहले इसको लिखो फिर बतियाते हैं, जल्दी से लिख, धीरे धीरे हम चला सिखा देंगे ये टॉपिक भी। राइट इट डाउन, एक एक नंबर से चला रिजल्ट छूटेगा, तू सोच भी नहीं सकता है, इसलिए एकदम आराम से देखने की कोशिश करो। हो गया एकदम आराम से। संयोजी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमको आते रहना चाहिए, वो भी अपवाद के साथ। आजकल अपवाद खूब पूछ रहा है, तुम्हारा जो सोना चांदी सबका जो अपवाद है उसका लिखने का तरीके बदल दिया है। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो बच जाएगा टोटल, इसके अलावे जो बच जाएगा वो टोटल कोर इलेक्ट्रॉन है, 6 2 8 2 10 हो गया। अब चला देखो, इस संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन निकालने सीख गया तुम। तो अगर मान लो तो कि यहां पर Na11 है, और अगर मान लो भाई मेरे कि यहां पर Na11 नहीं होता, नियोन 10 होता, मान लेते हैं चला यहां नियोन 10 होता, नियोन 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 10 होता। अगर यहां पर नियोन 10 होता तो नियोन 10 होता, 2 2 4 6 10, ये वाला टर्मे नहीं होता, ये वाला जो टर्म है ये वाला टर्मे नहीं होता, देयर इज नो टर्म, ऐसा कोई टर्म नहीं होता। अब बाह्यतम कक्षा ये दूसरी, ये कक्षा नहीं हुई, दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा हुई। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, इसीलिए बार बार कहते हैं चला थ्योरी तुमको अच्छे से किसी भी अच्छे किताब से तुम पढ़ो ना तो मामला बोरा में जाएगा। ये बाह्यतम कक्षा नहीं है, ये दोनों बाह्यतम कक्षा। एक को क्वेश्चन मेरा 2 से 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होता है, लेकिन सारे क्वेश्चन स्मार्ट हैं चला, और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर खट खट मार रहे हैं। ओरिजिनल प्रीवियस ईयर में चला 5000 क्वेश्चन, कितना पढ़ेगा। ये बाह्यतम कक्षा नहीं है, ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है। तो अगर ये दूसरी कक्षा बाह्यतम कक्षा है तो यहां पर अगर हम अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और दूसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन मतलब 6 2 8 गो हो गया। अब कोर इलेक्ट्रॉन हो गया 2 गो, कोर इलेक्ट्रॉन कै गो, कोर इलेक्ट्रॉन चला हो गया अंतिम कक्षा, अंतिम कक्षा ये बुझ लेता है लड़का, नहीं दूसरी कक्षा अंतिम कक्षा, तो ये 8, और कोर इलेक्ट्रॉन हो गलो चला 2, तो 2 हो गलो कोर इलेक्ट्रॉन। जल्दी से लिख, राइट इट डाउन, जल्दी लिख, लिखवे भाई हमर तो 10 गुना ज्यादा समझ में। तो
हो गया, हो गया। अब देखो चला एक लाइन के बाद चला, अभी अगर मजाक हुआ ना तो जिंदगी भर के लिए मजाक बन जाएगा। अब तुम देख लो तेरा करना की है। अब चला देखो, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं, लिथियम लेते हैं, ये देखो पीरियोडिक टेबल भी तुमको बड़ा हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। एक दो चीज पकड़ो और तीनों को जनरलाइज कर दो तो और काम हो जाएगा। लेकिन तुम कहेगा कैसे मास्टरवा तेरा पढ़ाया जो होगा, हेने से हेने जाएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगा, होने से होने आएंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या घटेगा। बताओ निम्न में से किसकी परमाणु त्रिज्या अधिक, किसकी कम? जब बोरा में उपाय नहीं है होकर, उपाय की है हम बताते हैं। इसको कैसे पढ़ना चाहिए? ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हीलियम है, लिथियम है, सोडियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक E1 होता है, H1 He2 Li3, सोडियम 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हो तो 1s1 होगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो भाई मेरे तो 1s2 2s1 होगा। इसका करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1 होगा। ध्यान देना, 2 2 4 6 10 1 11। अब चला ये अगर हम इसकी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा, एक वर्ग फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट ए वर्ग है, तो यहां पर अगर हम चला संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, संयोजी अकोर, दोनों इलेक्ट्रॉन हम अगर निकालते हैं तो बता कितना हो जाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1s1 होता है, तो ये सर संयोजी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में एगो इलेक्ट्रॉन है, तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद कोई बचवे नहीं किया तो कोर इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। यहां भी बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, और कुछ कुछ शिक्षक लोग भी मामला गड़बड़ा देते हैं यहां पर, इसीलिए बच्चा कंफ्यूज होता है। बच्चा की कोई गलती नहीं है। और अगर हम यहाँ कोर इलेक्ट्रॉन की बात करें और संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें चला, तो ये कोर इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये हम बाह्यतम कक्षा ये है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। जब बच गया कोर इलेक्ट्रॉन अंदर, इसको छोड़ के जो बच गया कोर इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा कितना? 2। यहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉन ये है, तीसरी कक्षा, दूसरी कक्षा, पहली कक्षा, तीसरी कक्षा में बाह्यतम कक्षा हुआ, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है। और इसके अलावा जो बच गया 6 2 8 2 10, ये हो गया चला कोर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ए के सभी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, यानी समान है। राइट इट डाउन। इतना आसान नहीं है चला, मामला गड़बड़ होगा। राइट इट डाउन, जल्दी से लीक। फिर क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो तरह से बन जाएगा। चला हम कमेंट्स देख पा रहे हैं, सारे बच्चे फाउंडेशन के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं हमसे, बहुत बच्चों का कमेंट्स है। मैं कल चला अनाउंस कर दूंगा मैं अपना फाउंडेशन कल 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 सर आपके लिए लेकर आ रहा हूं। आप लोगों ने जो टाइमिंग दिया है, जो फीस दिया है, उसी टाइमिंग उसी फीस में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबका टाइमिंग तो मैं नहीं ये कर सकता हूं, आप बहुत सारे टाइमिंग ऐसे भी आए हैं जिसको मैं फुलफिल नहीं कर सकता। कुछ बच्चे ने दिया 7:30 से 8:30 में ही फाउंडेशन पढ़ा जाते, ये बैच को मैं बंद नहीं कर सकता, तो वो नहीं। लेकिन मैक्सिमम मैंने जो पोल करवाया है, जो मैक्सिमम लगभग हमको लगता है 28,000 बच्चों ने रिप्लाई दिया है, उन 28 से 30,000 बच्चों का जो रिप्लाई है उसके हिसाब से जो मैक्सिमम परसेंटेज जिसका गया है, उसी हिसाब से मैं फी भी तय कर रहा हूं। और उसी हिसाब से सर एकदम मिनिमम से मिनिमम फी जो आपने भेजा है उसी पे हम कोशिश करेंगे लेने की। और चूंकि सर सब्जेक्ट अब जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, और थोड़ा सा टाइम आपको ये दिमाग में एडजस्ट करना है कि अब 15 घंटा पढ़ना है, और 15 घंटा में 5 घंटा आपको साइंस को देना है, 5 घंटा आपको मैथ को देना है, और 3 घंटा आपको रीजनिंग को देना है, और 2 घंटा आपको करंट अफेयर्स को देना होगा। यही सिनेरियो आपको लेके चलना होगा, क्योंकि मैथ और साइंस दोनों सर बराबर मार्क्स के हैं। ये भी रीजनिंग आपसे लगभग बन जाता है, इसीलिए इसका टाइम घटाइए। करंट अफेयर्स आप बार बार पढ़ते हैं तो ये याद हो जाता है, इसका भी टाइम आप 2 घंटा कीजिए, 1 लाइनर खाली पढ़िए, और यहाँ आप 5-5 घंटा आपको हर हाल में देना चाहिए, नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। नेक्स्ट में चलें, द नेक्स्ट। अब चला आ जाओ तो क्वेश्चन पे। कहता है एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कोई भी समूह ले लेते, मान लेते हैं ये फर्स्ट वर्ग ले लेते, वर्ग मतलब समूह, हे लीना करो रब से फरियाद। इसमें सर सब में तुम अभी तुरंत देखा है कि समूह में कोई भी समूह ले लेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, तो बता चला आंसर की हो जाएगा? आंसर हो जाएगा समान रहती है। यू विल गेट द आंसर। जैसे फर्स्ट वर्ग है, सबका एक के होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है देखो बांध में संग्रह, हम चला मेन प्रॉब्लम ये नहीं है बैच देना,
प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के सारे प्रॉब्लम को दूर करना। जैसे अगर मान लो कि जितना ही मैं फी रखूंगा, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं फी के बारे में, क्योंकि सर कम से कम अगर मैं बैच पढ़ाऊंगा तो कहीं ना कहीं चला समझो कि ₹1.20 पर घंटा अमेजन चार्ज करती है, और मैं जिस ऐप पे पढ़ाऊंगा वो ₹1.20, तो उसका हर घंटे बच्चों का, एक बच्चा देखेगा तो ₹1.20 पे होना। तो उस हिसाब से कोई भी टीचर चला, जो भी टीचर तुम मार्केट में देखोगे, कोई टीचर ऐसा नहीं है कि 50 घंटे का बैच 50 टका में पढ़ा देगा, उसको घर से 4-5 लाख रुपया देना पड़ जाएगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तुम कहेगा तो मास्टर बाबा कितना फी रख रहे हो, तो जो मिनिमम से मिनिमम है मैं वो कोशिश करूंगा, जो मेरे से हो पाएगा मैं वो रखने की कोशिश करूंगा। अब तुम लोग गाली तो ऐसे भी 2-4 को देवे करेगा, और कोई माई बाप ने है वो देवे करेगा हर हाल में, तब ओकर हम की कर सकते हैं। लेकिन चला तुम सोच के देखो कि मेरा भी घर चलना मुश्किल है, अगर हम ऐसे पढ़ाते ना तो पता चला कि रोड पे आ जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो सर जो मिनिमम फी आप लोगों ने डिसाइड किया है, अभी भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, आज भी कहीं कोई समस्या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे ध्यान देना। यही क्वेश्चन तेरा मेरे को 8, 9, 10 जब बताने वाले हैं तो दिमाग खोल देगा, खाली देखो। कहता है बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? चला ये तो सब जानता है, बांध में संग्रहित है पानी, तो एकरा में हाइट है तो स्थितिज ऊर्जा होगा, एकरा में कोई डाउट नहीं है। बांध में संग्रहित पानी है तो एकरा में कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है। लेकिन चला अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हारा दिमाग हिला देगा। कहता बांध में नीचे की मोटाई अधिक होती है। देखो ये बांध है, इसमें जो जो नीचे जाओगे इसकी मोटाई बढ़ते जाती है। अब दूसरा में भी देखो, दूसरा क्या कहता है, बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई, ऐसे अगर जाते हैं तो बांध की मोटाई बढ़ते जाती है। ये क्वेश्चन देखो की कह रहा है, देखो चला डेप्थ, बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है, कहता नीचे मोटाई अधिक होती है, क्यों? अब दूसरा क्वेश्चन कहता है चला कि बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, जब नीचे की ओर जाते हैं तो बांध की मोटाई बढ़ती है। पहला क्वेश्चन है बांध की मोटाई नीचे अधिक होती है, पहला क्वेश्चन यहां है, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। दोनों के आंसर अलग अलग। पहला क्वेश्चन यहां है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। जैसे हमको कहेगा कोई कि रे भाई तुम्हारा पैर बहुत गंदा है, इसका मतलब वो मेरे पैर को ध्यान दे रहा है। अगर हमको कहेगा रे भाई तो ऊपर से नीचे तक गंदा है, इसका मतलब वो ऊपर से नीचे आ रहा है। हमको कहेगा कोई कि ये भाई तू जो है ना, तुम्हारे घर गए ना तो तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर बहुत गंदा था, और कोई कहेगा ए भाई तो और तो ऊपर से नीचे तक गंदा था, तो दोनों बात अलग अलग ने है। 1300 फीट नीचे है, चला इतना आसान नहीं है, ठीक ना। सब काम हो जाएगा, 70 पे जाकर अटक के घर चल जाना है। अब मामला जिंदगी भर कोसते रह जाना, का 70.2 होता तो मामला हम भी बनाते। ध्यान देना, कहता बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, क्यों? तो नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, ये कह रहा है ऐसे जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, क्यों? और चला जब यहां जाते हैं तो कहता बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है, क्यों? यहां नीचे मोटाई अधिक होती है, क्यों? एक क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, एक क्वेश्चन ऐसे है। और तोरा हम पढ़ाए थे भाई मेरे, सोना मेरे, क्या पढ़ाए थे हम तुमको याद नहीं होगा। P बराबर होता है, दाब बराबर होता है रो जी एच, याद है? एक क्वेश्चन हम इस पर लाए थे, हम बार बार बोलते हैं। चला हम पहले कॉन्सेप्ट देंगे और फिर उससे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेकर आएंगे। P है दाब, रो है चला घनत्व, रो घनत्व है, G क्या है? G गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है, और H क्या है? चला H गहराई है, H गहराई है। P क्या है? चला दाब है, रो घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और H गहराई है। ठीक है, P दाब है, रो घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, H गहराई है। क्लियर? अब ध्यान देना कि अगर हम बात करें कि P दाब है, रो घनत्व है, H गुरुत्वीय त्वरण है, G गुरुत्वीय त्वरण है, H गहराई है, तो अगर H का मान अगर हम H के मान की बात करें तो H गहराई है। H क्या है? चला गहराई है। जितना ज्यादा गहराई का मान बढ़ेगा उतना ज्यादा दाब बढ़ेगा। जल्दी से लिख, जितना ज्यादा गहराई H का मान बढ़ेगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। पहले एक लिखता हूं, दोनों क्वेश्चन देखो कैसे समझा देते हैं। राइट इट डाउन।
जल्दी लिख। हो गया, हो गया। अब देखो चला, यहां आ जाओ। कहते हैं बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है। यहां तो चला, जब नीचे मोटाई अधिक होती है, क्यों? क्योंकि जब नीचे यहां से नीचे गए, नीचे यहां पर गए तो गहराई यहां ज्यादा हुआ। P इज इक्वल टू रो जी एच। अगर तोरा पसंद आए चला तो एक लिख के हमको बोलना कि भैया हमको बहुत अच्छा लगा और समझ में आया। नहीं समझ में आएगा तो जे कहेगा सुन लेंगे। कहता है बांध में नीचे अधिक मोटाई होती है, यहां अधिक मोटाई होती है। क्यों? क्योंकि अब दो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास। कहता है नीचे दाब अधिक होता है, यहां पर दाब अधिक होता है। एक कहता है नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, ऐसे जाने पर दाब बढ़ता है। और एक कहता है दाब पर निर्भर नहीं करता है। दाब पर निर्भर यहां कर लो नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता। तो दाब पर निर्भर करता है तो ये ऑप्शन गया, इनमें से कोई नहीं भी गया। अब क्वेश्चन कहता है बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है, यहां मोटाई अधिक होती है। एक कह रहा है क्योंकि यहां दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर दाब अधिक होता है। तो हम जब क्वेश्चन यहां है तो हमको ऐसे जाने का क्या जरूरत है? क्वेश्चन कह रहा है बांध में नीचे मोटाई अधिक होती है, नीचे यहां मोटाई अधिक होती है, इसलिए अधिक होती है। चला कि क्योंकि यहां पर दाब अधिक होता है, क्योंकि यहां गहराई अधिक, इसलिए यहां पर आंसर मारेंगे नीचे दाब अधिक होता है। यहां कर लेना दाब पर निर्भर नहीं करता है, करता है, इसीलिए काटे हैं, नहीं खाली ऐड कर लेना। अब दूसरा पढ़ो, तब तुरंत नहीं और ज्यादा समझ में आएगा। द नेक्स्ट वन इज एक मिनट चला रे। अगला कहता है बांध में, ध्यान देना, बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है। अब क्वेश्चन ऐसे आ रहा है, नीचे की ओर जाने पर, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर मोटाई बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे भैया नीचे दाब अधिक होता है, नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। हाँ भैया क्वेश्चन ऐसे आ रहा था, हम कहेंगे नीचे दाब अधिक नहीं होता, नीचे जाने पर दाब बढ़ता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बिफोर बॉल। अब तुम कहेगा यहां लिखना दाब पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्शन कटेगा, नहीं यहां छूट गया है। अब एक बार और देखो, फिर से समझाते हैं। अगर क्वेश्चन कहे नीचे मोटा क्यों होता है तो कहेंगे नीचे दाब अधिक होता है। देखो एक के बार में समझ जाएगा, नीचे मोटा क्यों होता है तो कहेंगे नीचे दाब अधिक होता है। कहेगा ऊपर से नीचे जाने पर मोटाई क्यों बढ़ती है तो कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर दाब अधिक होता है। क्वेश्चन ऊपर से नीचे जाए तो तहु ऊपर से नीचे जाना, और क्वेश्चन यहां नीचे है तो तहु नीचे ही रहना। कहेगा नीचे दाब अधिक होता है, क्यों तो कहेंगे नीचे गहराई अधिक होती है। कहेगा नीचे मोटा क्यों होता है तो कहेंगे नीचे दाब अधिक होता है। और कहेगा ऊपर से नीचे जाने पर मोटाई बढ़ती है, क्यों तो कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर दाब अधिक होता है। क्वेश्चन यहां है, तू भी यहां रहेगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, तू भी ऐसे आएगा। अब फिर से पढ़ते हैं। कहता है बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है। तो भैया नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है तो कहेंगे हम नीचे की ओर जाने पर दाब बढ़ता है। ये कहेंगे नीचे दाब अधिक होता है, नहीं, नीचे दाब अधिक होता है तब होगा जब कहेगा नीचे मोटा होता है, नीचे मोटा होता है। अगर कहेगा क्यों तो कहेंगे नीचे दाब अधिक होता है। और कहेगा नीचे जाने पर दाब बढ़ता है तो कहेंगे भैया नीचे जाने पर मोटाई नीचे जाने पर दाब बढ़ता है तो कहेंगे नीचे जाने पर मोटाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है। राइट इट डाउन। हो गया, जल्दी से इसके सामने लिख लो, 10 नंबर के सामने, राइट इट डाउन। हो गया, हो गया। अगर कहेगा नीचे दाब अधिक होता है तो कहेंगे नीचे मोटाई अधिक होता है। कहता ऊपर से नीचे जाने पर मोटाई बढ़ता है तो कहेंगे ऊपर से नीचे जाने पर दाब अधिक होता है। यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया। क्वेश्चन यहां रहे तो तुम भी यहां रहो, क्वेश्चन ऐसे उतरे तो तुम भी उतर जाओ। अब आ जाओ इधर। डैश एक हेलोजन, एकदम सिंपल है। चला तोरा ना बहुत ज्यादा पचरा में नहीं फंसना है।
मास्टरवा जो तोरा पीरियोडिक टेबल पढ़ाए होंगे कोई भी, तो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल पढ़ा दिए होंगे। मेरा मानना है कि 4 गो वर्ग पढ़ो आ एको गो मत पढ़ो करवा, एको क्वेश्चन तोहर सेट से छूट जाते जे तू हमरा कह दो कंडीशन अप्लाई, 10 गो नोट अलग से लिखाएंगे। 4 गो वर्ग पढ़ो, 10 गो नोट अलग से लिख लो, A to Z पीरियोडिक टेबल 4 वर्ग का सारा प्रॉपर्टीज पढ़ लो, फर्स्ट, सेकेंड, 7th, 8th, ये 4 को पढ़ लो और 4 को पढ़ने के बाद 10 गो एक्स्ट्रा नोट लिख लो तो हर काम हो जाएगा। अब ध्यान देना, कहता है डैश एक हेलोजन है, चला रही फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन क्या है, हेलोजन है, 7th A वर्ग का है या 17वें वर्ग का है। एगो तुमको पूछेगा अक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोले तो 8th A वर्ग का है और 8th A वर्ग में आता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, यही ना आता है। तोरा जे पूछेगा वो हम लिख देते हैं। एगो पूछता है क्षारीय धातु, क्षारीय धातु, क्षारीय धातु में पूछेगा तुम्हारा फर्स्ट A वर्ग का आता है, इसमें आता है तुम्हारा एलिना करो रब से फरियाद। एगो तुमको पूछेगा क्षारीय मृदा, क्षारीय मृदा, और ये पूछता है तुम्हारा सेकंड A, इसमें आ जाएगा BEMGCASR, बेटा मैंगो का शरबत, राम को दो। यही 4 को पूछेगा। फर्स्ट A 17, इसको हम हेलोजन भी कहते हैं, हेलोजन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं चला, हेलोजन कहते हैं। और एकदम सर पीरियोडिक टेबल भी बड़ा फूक फूक के पढ़ने का चाहिए। अब तो तुम देखोगे ना तो 300 क्वेश्चन पूछा है टोटल सेट मिला के पीरियोडिक टेबल से। अक्रिय गैस 7th A, क्षारीय धातु वर्ग फर्स्ट A, क्षारीय मृदा धातु सेकंड A, और इस सब का लिस्ट है, यही पहचानने के लिए तुमको देगा। डैश एक हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन आंसर हो जाएगा, राइट इट डाउन। वही अगर क्रिप्टन की बात करोगे तो क्रिप्टन क्या है, तो क्रिप्टन चला अक्रिय गैस है। और वही अगर सोडियम की बात करोगे तो सोडियम क्या है, तो सोडियम चला यहाँ है, तो ये क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु है। उसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करोगे तो मैग्नीशियम यहाँ है और ये क्षारीय मृदा धातु है। मैग्नीशियम की बात करोगे ये क्षारीय मृदा धातु है। इतने पूछेगा पहचानने के लिए, इसके अलावा ना पूछेगा चला एकरा लिख ले, एकरे ध्यान में रखना। हो गया, हो गया, जल्दी से लिख, इतने पूछेगा, राइट इट डाउन। चला रही एकदम लिखे में कंजूसी ना करी है, न तो मामला गड़बड़ा जतो। 5 से 10 गुना ज्यादा याद होगा। हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पक्षी वर्ग में डैश होते हैं। चला रही तो एकदम देख के क्वेश्चन ही बन जाएगा कि पक्षी को बाल होता है कि पंख होता है, तो कहेंगे पंख होता है, तो इस बाल वाला दोनों ऑप्शन गेलो बोरा में। तो अब बचलो पंख। अब पंख के साथ कि पंख के पक्षी वर्ग में डैश होता है, तो चला यही पकड़ा जाएगा कि भैया एगो दिया है पंख के बाल वाला, तो ऑप्शन ही नहीं होगा। पंक्षी में बाल होता है कि पंख होता है, तो पंख होता है, तो ये दोनों होगा। अब ये दोनों में पंखों के साथ है, एगो पंखों के बिना है, तो आंसर पंखों के साथ हो जाएगा। यू विल गेट द आंसर, कहीं कोई झोल नहीं। और अगर हम पक्षी की बात करें चला, तो पक्षी समतापीय प्राणी है, पक्षी समतापीय प्राणी है, समतापीय प्राणी है। और दूसरा इसमें 4 कक्षक होते हैं, ये 2 चीजें हमेशा पूछती है, इसमें 4 कक्षक होते हैं, इसमें 4 कक्षक होते हैं। पक्षी समतापीय होता है और यह इसमें कितने कक्षक होते हैं चला, 4 कक्षक होते हैं। ये तो ऐसे ही पकड़ लेगा, पक्षी बाल बाल होगा नहीं, पंखों के साथ कि पंखों के बिना, तो कहेंगे पंखों के साथ। यू विल गेट द आंसर। हो गया, हो गया, राइट इट डाउन। द नेक्स्ट वन इज
कहता है ई क्वेश्चन चला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब तुम बनाता होगा तो ई तुम खूब बनाता होगा, जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, बनाता है कि नहीं? तो मामला तो वहां गड़बड़ है। कहेगा तुमको जनरेटर बैटरी कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा धट से मार देगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। यहाँ चला क्वेश्चन बदल दिया। अब की करबो, कहता है बारिश के दौरान ऊर्जा को किस प्रकार परिवर्तित किया जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा को हम किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, कैसे बनबो रे चला? तो कहता है देखो ये बारिश हो रही है चला, तो बारिश ऑब्वियसली बादलों से होती है। तो बादल के पास एक स्थिति होती है, पृथ्वी के सतह से उसका एक हाइट होता है, इसलिए हम कहेंगे, किधर गया, इसलिए हम कहेंगे कि बादल के पास होती है स्थितिज ऊर्जा। कौन ऊर्जा चला? स्थितिज ऊर्जा। ये जो पानी गिर रही है, तो ये पानी गिरती है तो ये किस ऊर्जा के रूप में गिरती है? तो इसमें चला हो जाता है, इसमें हो जाता है कौन ऊर्जा? तो कहेंगे इसमें हो जाता है गतिज ऊर्जा। यानी बादल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है कि किसी खास ऊंचाई के कारण, वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए कहेंगे बारिश स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। आंसर हो जाएगा। अब वो जमाना चला गया चला, अब जो है तुम टंटा फुचिया कहीं भी अगर किसी भी ओल झोल नोट्स के पास पढ़ रहे हो या नोट्स पढ़ रहे हो तो मामला गड़बड़ाएगा। इसलिए तुम भाई कोई अच्छी सी किताब एनसीईआरटी की अगर मिलती है तो उसको लेके पढ़ो। जरूरी नहीं कि तुम कहेगा आप ही का किताब पढ़ेंगे तभी ये होगा, नहीं चला, जे किताब दिल करे वो पढ़ो, लेकिन कोशिश करो अच्छी किताबें पढ़ने की, क्योंकि सबसे अच्छी किताब तो चला प्रीवियस ईयर है, उससे बढ़िया कोई किताबें नहीं। कोनो पब्लिकेशन का हो, प्रीवियस ईयर लो और बना लो। हो गया। बादलों में कहेगा कौन ऊर्जा होती है, तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। कहेगा गिरती हुई बूंदों में कौन ऊर्जा होता है, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा। और कहेगा जब बारिश होती है तो कौन ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में। तो कितना टूट गया। कहेगा कि बादलों में कौन ऊर्जा, तो कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। कहेगा गिरते हुए बूंदों में कौन ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा। कहेगा ये जो बारिश होता है इस पूरे सिस्टम में कौन ऊर्जा में बदलता है, कहेंगे स्थितिज ऊर्जा गति ऊर्जा में बदलता है। जो तेरा दिल करे वो लिख लो, ऐसे ही बादल बना लो, ऐसे ही पानी गिरा दो, ऐसे ही स्थिति ऊर्जा, इसको गति ऊर्जा लिख लो, यू विल गेट द आंसर। हो गलो, जल्दी से लिख चला। बारिश का ऐसा ही सीन बनाओ ना, बादल बादल और ओकरा बूंद गिरा दो, और छत्ता नहीं बना पे तो ऐसे ही लिख दो। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट अगला कहता है किसी पदार्थ पर, देखो चलाओ हर दर्द तुम्हारे सामने लाएंगे, और ऐसे नहीं चला एक बार में नहीं होगा, पहली बार में 2-5% बुझा रहा है अभी तोरा तो काफी है। हम इतना बार अगर सेटिंग करेंगे कि तोरा सब हम घुसा देंगे, सब कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होगा, क्वेश्चन जाओगे और तुमसे बनेगा, ऐसी हम कोशिश करेंगे। रिवीजन भी हम ही करवाएंगे, तोरा टेंशन लेके जरूरत ना है। कहता है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। चला रे, किसी पदार्थ पर, जैसे ये सर पत्थर है, इस पर एक बाह्य बल हम लगाते हैं। कहता किसी पदार्थ पर एगो है बाह्य आयतन, एगो है बाह्य बल, बाह्य क्षेत्रफल। क्षेत्रफल और आयतन नहीं लगता है, लगाना अगर है तो बले लगेगा, इसलिए ऑप्शन या तो बाह्य बल ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब कहता बाह्य बल। अब कहता फिर पढ़ो किसी पदार्थ पर, क्योंकि बाह्य आयतन लगता नहीं है, बाह्य आयतन होता है। ये कह रहा है किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद बाह्य आयतन कार्य करेगा क्या, बाह्य क्षेत्रफल कार्य करेगा क्या, बाह्य बल कार्य करेगा। यहाँ बाह्य बल होगा, करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यह गुण क्या कहलाता है, तो कहेगा यह गुण आकार कहलाता है। आकार कोई गुण है रे, कि यह गुण दृढ़ता कहलाता है, रिजिडिटी कहलाता है। अगर हम इस पर बाह्य बल लगाएं और ये अपने आकार में परिवर्तन नहीं आए करें, इसका मतलब ये रिजिड है, दृढ़ है। तो बता आंसर क्या होगा। कहता बाह्य बल, कहता किसी पदार्थ पर बाह्य बल कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण डैश कहलाता है। तो इसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है, तो कहेंगे बाह्य बल कहलाता है। आकार, बाह्य बल तो ठीक है, तो परिवर्तन न होने का गुण आकार कहलाएगा, नहीं, परिवर्तन नहीं होने का गुण दृढ़ता कहलाएगा। यू विल गेट द आंसर। दृढ़ का मतलब होता है रिजिड। रिजिड मतलब नहीं कहते ये बड़ी रिजिड है, रिजिड है मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है एकरा में। राइट इट डाउन, लिख लिया, एक लाइन लिख लो। बाह्य बल लगने पर, बाह्य बल
लगने पर आकार नहीं बदलना, आकार नहीं बदलना, ये एकदम किसी किताब में नहीं है। अरे चला तुम पलट के देखो तो पता, तुम कह रहे मास्टरवा तू होशियार बनता है, हम तो देखें चला क्वेश्चन किताब, इसलिए झूठ क्यों बोलेंगे हम, एक बार किताब चेक तो करो तुम। बाह्य बल लगने पर आकार नहीं बदलता है, यह गुण दृढ़ता कहलाता है। यह गुण क्या कहलाता है चला, दृढ़ता कहलाता है। ये क्लास आपका मंडे टू सैटरडे है, और न्यूमेरिकल की क्लास जो सुबह 9 बजे से चल रही है, उसमें नया चैप्टर मंडे से स्टार्ट हो रहा है, वो क्लास सिर्फ मंडे टू फ्राइडे है। न्यूमेरिकल मंडे टू फ्राइडे है, और ये क्लास जो 7:30 बजे शाम वाली है, ये मंडे टू सैटरडे है, यानी कल भी ये क्लास है। लेकिन कल और परसों न्यूमेरिकल की क्लास जो 9 बजे चलती है वो नहीं है। हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चला, त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, एकदम सिंपल है चला। अगर त्वरण का मान धनात्मक है, त्वरण का मान धनात्मक है, ध्यान दो, कहता त्वरण ऋणात्मक होने पर पिंड का वेग, तो त्वरण अगर धनात्मक है, त्वरण अगर धनात्मक है, इसका मतलब चला 10 अगर पहले है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसके बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और अगर त्वरण का मान ऋणात्मक है, इसका मतलब चला घटेगा, यानी अगर पहले 20 मीटर पर सेकेंड है तो अब ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसी ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं, इसको हम मंदन कहते हैं, और इसको चला हम त्वरण कहते हैं। अगर वेग बढ़ेगा यानी 10 था 20 हो गया तो त्वरण, अगर वेग घटेगा मंदन यानी माइनस है 20 से 10 हो जाएगा। ठीक है, अब बता क्या हो जाएगा, कहता है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग क्या होगा, तो कहेंगे घटेगा। देखो त्वरण का मान ऋणात्मक होगा तो पिंड का वेग 20 से 10 होगा, यानी घट जाएगा। और अगर कहता त्वरण धनात्मक होने पर क्या होगा, तो कहेंगे पिंड का वेग 10 से 20 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यू विल गेट द आंसर, राइट इट डाउन, जल्दी से लिख लो। यहां क्या हो रहा है चला, बढ़ेगा, यहां लिख लो बढ़ेगा, और यहां लिख लो चला घटेगा। ऐसे भी चला, कुछ सोचना नहीं है, निगेटिव है तो घटवे करेगा, पॉजिटिव है तो बढ़वे करेगा। और निगेटिव त्वरण को ही मंदन कहते हैं, निगेटिव त्वरण को क्या कहते हैं, मंदन। जल्दी से लिखेगा भाई मेरा तो 10 गुना ज्यादा समझ में आएगा। और आपको इस बार 3 महीना तक मम्मी पापा के लिए कुछ करना है, पढ़ना है और बहुत आगे जाना है चला, क्योंकि यही वो सपना है जो तूने भी देखा है और उसको पूरा करने का वक्त हो गया है। सारा जितना तुम मेहनत किया है चला, उसको बस 1-2 नंबर का इंप्रूवमेंट चाहिए और तुम्हारा काम हो जाएगा। राइट इट डाउन, हो गया, हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अगला क्या कहता है, कहता है ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्य रूप से डैश बल के कारण रुक जाता है। देखो चला एकदम, इसमें बहुत सारे लोग गुरुत्वाकर्षण बल मानते हैं, या केंद्राभिमुखी बल, या केंद्रापसारक मतलब हुआ सेंट्रीपिटल, इसी को हम अभिकेंद्र बल भी कहते हैं। नहीं, इसको हम अपकेंद्र बल कहते हैं, इसको अपकेंद्र कहते हैं। और कभी कभी काम दे देगा तुमको, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो इसको लिख लो। अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है तो इसको जरूर लिखना। केंद्राभिमुखी मतलब होता है अभिकेंद्र, केंद्र की ओर मुख किया हुआ, इसलिए केंद्राभिमुखी। केंद्रापसारक मतलब होता है चला, केंद्रापसारक मतलब होता है अपकेंद्र। अब बता चला क्या होगा, ब्रेक जो हम लोग लगाते हैं, ब्रेक पैड जो होता है, इसमें देखना एक घर्षण प्लेट होता है, बड़ा रगड़ता है, यही जो घर्षण होता है। और ये भी कौन सा घर्षण, कभी कभी एक ऑप्शन दे देगा तुमको घर्षण, ये क्वेश्चन में इसीलिए लाए हैं, घर्षण तो सब मार देगा। और दूसरा देगा सकारात्मक घर्षण, सकारात्मक 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 सकारात्मक, ध्यान देना, सकारात्मक सकारात्मक घर्षण। तो चला ये दोनों जो मामला है ना, आई तीसरा दे देगा तुमको नकारात्मक घर्षण, नकारात्मक, ध्यान से देखना ना तो गड़बड़ हो जाएगा, नकारात्मक घर्षण। अब चला जिससे तुमको फायदा है जिस घर्षण से, वो सकारात्मक, और जिससे तुमको नुकसान है, जैसे फिसल गया तो ये नकारात्मक, ब्रेक लगा रुक गया तो सकारात्मक। तो यहां अगर तीनों ऑप्शन में देगा चला, तो तुमको क्या करना है, ये तुम्हारा सेकंड आंसर होगा ब्रेक के केस में।
अगर तुमको ब्रेक लगाने के लिए कह दे तो ब्रेक के केस में ये तुम्हारा सेकंड आंसर होगा, और तुम्हारा पहला आंसर जो होगा चला मेरे, ये होगा फर्स्ट आंसर। कौन आंसर? ये होगा चला फर्स्ट आंसर। सकारात्मक है क्योंकि ये हमको फायदा पहुंचाता है। ये दोनों ऑप्शन में दे दिया है। इतना आसान तुम घर्षण पढ़ लेगा तो क्वेश्चन बना देगा, इतना आसान नहीं है। चला मामला बहुत गड़बड़ है। अगर तुमको घर्षण और सकारात्मक घर्षण दोनों में से कोई एक चुनना होगा तो तुम सकारात्मक घर्षण चुनेगा, फर्स्ट वन। और अगर ये नहीं रहेगा तब घर्षण चुन लेगा, क्योंकि ये वही बात है, बाप और बेटा में बाप को चुनेंगे, बाप नहीं रहेगा तो बेटा को चुनेंगे। जैसे ब्रेक हमारे लिए फायदेमंद है इसलिए सकारात्मक घर्षण है, वही अगर कहता फिसल गए और तब कहता घर्षण की नकारात्मक घर्षण, तो मारते नकारात्मक घर्षण, क्योंकि ये मेरे लिए हानिकारक है। राइट इट डाउन जल्दी से। लीक हो गया। ये होता है सकारात्मक और नकारात्मक घर्षण। चला हमको फायदा होगा तो सकारात्मक, नुकसान होगा तो नकारात्मक। और घर्षण आई दोनों में से कोई एक मारना होता है, ये दोनों में से कोई एक चुनेंगे, और अगर ये दोनों नहीं रहे तब इसको चुनेंगे। यहां चूंकि नहीं है इसलिए घर्षण मारेंगे। आंसर यू विल गेट द आंसर। इसको भी लिख लो जल्दी से कि अगर सकारात्मक देगा तो वो मारेंगे, नहीं रहेगा तब घर्षण मारेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ देगा? ए चला एकरा में तनी गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है गौर फरमाना। अम्ल जो है ना ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल और एक होता है चला दुर्बल। प्रबल अम्ल होता है जो जल्दी H+ देता है। H+ अम्ल किसको कहते हैं? चला जो H+ देगा वो अम्ल है, जो H+ देगा वो क्या है? अम्ल है। और जो तेजी से H+ देगा वो प्रबल अम्ल है, जो तेजी से नहीं धीरे से देगा वो दुर्बल अम्ल है। एकदम सिंपल। तो जो तेजी से H+ देगा, जो तेजी से H+ देगा, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कहता है कौन सा एसिड? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा HCl, HNO3, H2SO4। और यहां अगर हम आएंगे धीरे से H+ देगा, धीरे से H+ देगा जल में घुलकर। इसका एग्जाम्पल कौन कौन है? चला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा HCOOH, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CH3COOH। तो चला जितना भी कार्बनिक है ना वो दुर्बल है। यहां पर ब्रैकेट में तुम लिख सकता है भाई मेरे, जितना कार्बनिक है ना, जकरा में कार्बन होगा वो दुर्बल होगा। देखो इस सब में कहीं पर भी कार्बन नहीं। जितना कार्बनिक है जिसमें कार्बन होगा वो दुर्बल है, जकरा में कार्बन नहीं है वो प्रबल है, जल्दी से H+ दे देगा। अब क्वेश्चन में पढ़ तो देख तो तरह से बनता कि ना। राइट इट डाउन। हो गया। इससे बाहर चला। अब तुम क्वेश्चन को पढ़ता। पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम H+ देगा? कम H+ देगा इसका मतलब दुर्बल होगा, और दुर्बल होगा इसका मतलब कार्बनिक होगा, और कार्बनिक होगा इसलिए आंसर होगा क्योंकि इसमें कार्बन है। राइट इट डाउन जल्दी से। लीक लिख लेना। जकरा में कार्बन होगा वो दुर्बल होगा, और जो नॉर्मल एसिड तुम जानते हो ना भाई, HCl, HNO3, H2SO4, ये प्रबल हो जाएगा। हम चला बार बार ये सब क्वेश्चन इसलिए पढ़ना है चला क्योंकि तुरा 70 को करना है 71। क्या फायदा कि तूने 65 नंबर ले आया? तू 65 ले आया, उससे क्या फायदा है हमको, तुम खाली ये बता दो। और कहीं ना कहीं तुमको चला मैथ के इक्विवेलेंट क्वेश्चन ग्रुप डी में भी तुम्हारा साइंस से रहना है, और आगे जितना भी तुम एग्जाम का तैयारी करते हो चाहे दरोगा वगैरह सब जगह तुमको मिलेगा। और इसलिए तुमको हम तो ये मानते हैं चला कि क्वेश्चन बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन बना के नौकरी लेना बहुत बड़ी बात है। ठीक ना? क्वेश्चन बना के आ जाओगे ना तो कोई पूछने वाला नहीं है, और वही क्वेश्चन बना के नौकरी लेके आ जाएगा मेरा भाई, तो देख लेना फिर दहेजो 15 लाख मिलेगा। दहेज लेकिन लेना नहीं चला, गड़बड़ बात है। ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं, क्यों रे चला? ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्यों? तो पढ़ते हैं ऊन शरीर के तापमान को घटा देता है, एक औकात है शरीर के तापमान को बढ़ा घटा देता है। तो बुखार लगता तो ऊनी कपड़ा ले लेते तापमान घट जाता।
कहता है ऊन शरीर के तापमान को बढ़ा देता है, शरीर के तापमान को भी बढ़ा देता है, तो 10 गो ऊनी कपड़ा पहन लेते हम आग हो जाते। कहता है ऊष्मा, ऊन ऊष्मा का सुचालक है, ऊष्मा का सुचालक रहता चला, तब तो पता चला जितना ठंडा ठंडा ऊष्मा है वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारी ऊष्मा बाहर चल जाती। हम जो ऊनी कपड़ा पहनते हैं उसका काम है हमारे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। एक लाइन का बात, इसका मतलब वो ऊष्मा का क्या है, रोक रहा है, इसका मतलब कुचालक है। तो कहते हैं ऊन ऊष्मा का कुचालक है। न ऊष्मा, अगर हम ऊन की बात करें चला, तो ये ऊष्मा प्रदान नहीं करता, ऊष्मा प्रदान नहीं करता, ऊन ऊष्मा प्रदान नहीं करता। ऊन ऊष्मा का क्या है तो कहेंगे कुचालक है। ऊन ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, राइट इट डाउन। या ऊष्मा प्रदान नहीं करता है, या ऊष्मा का क्या है, कुचालक है। आंसर हो जाएगा ऊन ऊष्मा का कुचालक है। अब ऊन ऊष्मा प्रदान करता चला तो 5 गो ये क्या बोलते हैं उसको, कंबल रख देते हैं ऊनी, अगर आप चाय बना लेते हैं 25 गो रख देते, 1 ट्रक रख देते, अब खत्मो नहीं होता, चाहिए बनते रहता, इसलिए ऊष्मा प्रदान कभी नहीं करता है। हो गया। अगला कहता ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। देखो चला, ऊष्मा गतिकी का ये सब किए पढ़ता था पहले, 1 लाइन दे दिया है लूसेंट में, 2 लाइन, और से काम हो जाए तो आज पलट के देखना तो कहाँ है, 250 पेज के थ्योरी है, लेकिन सर वो सारी चीजें हैं जो जरूरत की नहीं, एक बार पढ़ के देखना। कहता है ऊष्मा गतिकी के 2 नियम, एक है प्रथम नियम और एक है चला द्वितीय नियम। प्रथम नियम क्या कहता है कि यह कहता है कि जितना ऊष्मा हम लेंगे उससे हम 2 कार्य करेंगे। अगर मान लो हम खाते हैं तो इससे 2 काम करते हैं, एक तो तेरा चला अभी पढ़ा रहे हैं और दूसरा हम अपने अंदर का कार्य कर रहे हैं, एक बाह्य कार्य कर रहे हैं, एक अंदर का काम हो रहा है, अंदर में अपना चल रहा है, पाचन फाचन मतलब हृदय फेफड़ा जे है सब अपन काम कर रहा है। तो कोई भी आदमी अगर ऊष्मा ग्रहण करता है तो उससे वो 2 काम करता है, एक तो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता है और दूसरा बाह्य कार्य जो अभी हम कर रहे हैं, चला रहे हम खाएंगे तो 2 गो काम कर रहे हैं, एगो तो अभी बोल रहे हैं बाह्य कार्य हुआ, बाह्य रूप से कार्य किए, और एगो मेरे अंदर में लिवर किडनी फेफड़ा इस सबको चलाने में जो कार्य करना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर किसी सिस्टम को, ध्यान देना, किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है तो वह 2 कार्य करता है, तो वह 2 कार्य करता। पहला, लिख जल्दी से, खूब पूछता है, पहला बाह्य कार्य करता, पहला बाह्य कार्य करता, बाह्य कार्य, यहां से कहेंगे दूसरा अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता, अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता। एक लाइन और इसमें लिख लेना, यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। खूब पूछता है यह ऊर्जा, चला रे की पूछता है ना, और एक संग्रह तुमको हर हाल में बनाना चाहिए एक कॉपी में। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता, सिद्धांत पर कार्य करता, राइट इट डाउन। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता। किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वह 2 कार्य करता है, पहला बाह्य कार्य और दूसरा अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता। यह ऊर्जा संरक्षण 100 बार का चला पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, कहेंगे यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जल्दी से कर लिख, तब दूसरों लिखाएंगे, क्योंकि चला अब अगर की पूछता है हमको, दोनों लाइन हम तुमको लिखाते हैं, तुमको दिक्कत नहीं होगा। हो गया। प्रथम नियम कहता है ऊष्मा गति का पहला नियम की अगर हम बात करें, किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वह 2 कार्य करता है, पहला बाह्य कार्य, दूसरा अंदर की ऊर्जा को बढ़ाता। यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता। अभी चला 1 मिनट भी तुमको बर्बाद करने की एकदम आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भैया 1 लाइन की बात है, जरूरत लगे ना तो मम्मी पापा की तरफ आंख उठा के खाली देख लेना, तो और अंदर वो जोश जगेगा कि मां कसम दीवार तोड़ देगा तुम। हो गया तो मिटाएंगे, इसको मिटा देते हैं। अगला
द्वितीय नियम में जहां तुम लिखे हो द्वितीय नियम लिख के डैश देना, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम ये कहता है ऊष्मा न तो ऊष्मा किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है, 100% से कम होती है। एक बात तो ये कहेगा। दूसरा कहेगा यह एंट्रोपी की को परिभाषित करता है कौन, तो यही करता है। एंट्रोपी का मतलब ये होता है चला ऊर्जा, एंट्रोपी बोले तो ऊर्जा को परिभाषित करता, ऊर्जा को क्या करता, परिभाषित करता। राइट इट डाउन। यह एंट्रोपी या ऊर्जा को परिभाषित करता। तृतीय नियम है ये नहीं है। आज शून्यवां नियम पे हम सर सवाल सेट करेंगे तो आपके पास आएगा, उसका भी डिटेल कर देंगे। किसी भी मशीन की दक्षता 100% से कम होती है। एंट्रोपी को परिभाषित करता है कौन, तो द्वितीय नियम। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कहता ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है, तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम चला, तो द्वितीय नियम। द्वितीय नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। राइट इट डाउन। हो गया। कहेगा कौन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को परिभाषित करता है, तो कहेंगे प्रथम नियम। कहेगा कौन ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो कहेंगे प्रथम नियम। एंट्रोपी को कौन परिभाषित करता है, द्वितीय नियम। शून्यवां नियम हम अलग से बना देंगे। तृतीय नियम सर होबे नहीं करता है, इसका क्वेश्चन हम लाएंगे, चला तो बता देंगे। अगला, यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, चला रे एक लाइन के बात है। अगर गैसों का अनुभार, अगर हम ध्वनि के वेग की बात करें, ध्वनि के वेग की बात करें, तो तुमको एक लाइन खाली याद रखना है जो हम बता रहे हैं। 5 गो पैरामीटर है तो हर काम हो जाएगा। गैस का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, ध्वनि का वेग क्या होता, गैसों का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता। देखो ये जुगाड़ है, एक के लाइन में 5 सवाल है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बाद बाकी कुछ भी कहे, बाद बाकी में कथी है चला, बाद बाकी में देखो एक के लाइन में 5 सवाल खत्म है। बाद बाकी प्रत्यास्थता, आर्द्रता, तापमान, बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता, बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता, घटने से क्या होता है चला, घटता। फिर से देखो, कहता ध्वनि के वेग की अगर हम बात करें, ध्वनि के वेग की बात करें, इतने याद रखना। देखो 5 क्वेश्चन तुम्हारा खत्म है। कहेगा ध्वनि का वेग, गैस का अनुभार बढ़ने से ध्वनि का वेग घटता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाद बाकी कुछ भी कहे ना, तो कहे भैया बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। अब तुम गौर से देखो, कहता यदि तापमान बढ़ता, तो तापमान आ गया, देखो तो गैसों का अनुभार ही है नहीं, दाब ही है नहीं, इसका मतलब बाद बाकी में आ गया यहाँ तापमान, तो हम कहेंगे बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। तो कहते हैं गैस का तापमान, यदि तापमान बढ़ता है तो बढ़ेगा आंसर, क्योंकि ये तीनों जब बढ़ता तो बढ़ता, घटता तो घटता। और गैसों का अनुभार बढ़ता तो घटता, घटता तो बढ़। चला रे इतना आसान नहीं है, तू नहीं जानती। नौकरी है ना, बहुत टफ काम है और बहुत पेशेंस का काम है। चला एकदम अस्थिर रहो, धीरे धीरे हम हड़बड़ाना नहीं है कि बाप रे इतना टफ क्वेश्चन कैसे होगा। धीरे धीरे हम ही रिवीजन करके तोरा अंदर, एग्जाम हॉल जाने से पहले तोरा अंदर हम डाल देंगे। टेंशन नहीं लेना है, वो मेरा रिस्क है। हमको पता है कब हमको रिवीजन करना है, कब किस क्वेश्चन को रिपीट करना है, कब किस क्वेश्चन को फिर से लाना है, कब किस क्वेश्चन का सीरीज लाना होगा। बीच बीच में हम ऐसा करेंगे जो टफ टॉपिक होगा उसका एक सीरीज ले आएंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। लेकिन तुमको थ्योरी पे उतना ही वर्कआउट अपने रूम पे करना ही है। कहता यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, हम क्या बोले, गैसों का अनुभार बढ़ता, ध्वनि का वेग घटता, घटने से बढ़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और बाद बाकी कुछ भी प्रत्यास्थता, आर्द्रता, तापमान कहेगा बढ़ने से बढ़ता, घटने से घटता। तो तापमान बढ़ता तो कहेंगे बढ़ता, घटता तो कहेंगे घटता। यू विल गेट द आंसर, इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखो चला, ये तो समझ गया। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम, एंट्रोपी, तो कहेंगे द्वितीय। कहेगा प्रथम नियम, कहेंगे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट कहता ऊनी कपड़ा, ऊनी कपड़ा ऊष्मा का सुचालक है और ये ऊष्मा प्रदान नहीं करता है। नेक्स्ट
अगर हम कहें पानी में घुलने पर निम्न में से कौन, तो चला अम्ल द्वि प्रकार के, प्रबल दुर्बल। प्रबल दुर्बल अम्ल वो है जिसमें कार्बन होगा, ये जल्दी से H+ नहीं देगा, कह रहा है कम H+ देगा तो कार्बन वाला आंसर हो जाएगा। अगला ब्रेक, ब्रेक क्या होगा, चला घर्षण के कारण रुकता है, लेकिन अगर घर्षण भी दे, सकारात्मक घर्षण भी दे तो यह आंसर होगा। इस यहां पर यही आंसर मारना, सकारात्मक घर्षण, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। अगला है त्वरण ऋणात्मक, त्वरण का मान अगर ऋणात्मक होगा तो वेग घट जाएगा, 20 से 10 हो जाएगा, और धनात्मक होगा तो बढ़ जाएगा। अब कहता है किसी पदार्थ पर अगर बाह्य बल लगाएंगे तो ये अपना आकार परिवर्तित नहीं करेगा, इसको हम दृढ़ता कहेंगे, दृढ़ कहेंगे, यानी बाह्य बल लगाने पर आकार नहीं बदलेगा। अगला बारिश के दौरान ऊर्जा, तो ऊर्जा चला बारिश बादल में होता है स्थितिज ऊर्जा, और जो पानी की बूंद गिरती है उसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है। द नेक्स्ट वन इज, कहता है पक्षी, पक्षी तो चला बाल वाला होगा नहीं, बाल वाला होगा नहीं तो पंख वाला होगा, तो ये वो है पंख के साथ, एक वो है पंख के बिना, तो पंख के साथ हो जाएगा। अगला एक हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन हेलोजन है, तो यहाँ इसके अनुसार क्लोरीन हो जाएगा। अगला बांध में नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, तो नीचे की ओर जाने पर बांध की मोटाई बढ़ती है, तो हम कहेंगे नीचे की ओर जाने पर, क्योंकि दाब बढ़ता है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहा है तो हम भी ऐसे आएंगे, आंसर होगा नीचे की ओर जाने पर दाब बढ़ता है। क्वेश्चन कह रहा है अगला, बांध में नीचे मोटाई, यहां पर मोटाई अधिक होती है क्योंकि यहां दाब अधिक होता है, यहां दाब अधिक होता है, यहां आंसर ये। अगला बांध में कौन ऊर्जा, सब जानता है स्थितिज ऊर्जा। अगला एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोई भी वर्ग होगा उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अगला डैश उत्तक ग्रंथियों का निर्माण, वाहिका उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करता है। तंत्रिका हम बोले हार्मोन और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। संयोजी उत्तक में हड्डी हो गया, रेशेदार होता है। अगला कॉपर सल्फेट हम बोले एसिडिक है, एसिडिक है तो ये हो जाता है ABR एसिड, ब्लू टू रेड कर देता है, यानी नीले लिटमस को लाल कर देगा। अगला सभी एसिड क्या होते हैं, सभी एसिड आमतौर पर हाइड्रोजन छोड़ते हैं। और स्टील में किसका होना अनिवार्य है, लोहे का। अमलगम में किसका होना अनिवार्य है, पारे का। ये सब चला क्वेश्चन तुमको पूछेगा। मिश्र धातु में किसका होना अनिवार्य है, धातु का। 1 मिलियन हम बोले तो क्या करना है, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का, छोटका बटा छोटका प्लस बड़का गुना 100 कर दो। कोई भी 12 से 14 को सवाल है, कर जाके बनाना आज बन जाएगा। अगला 1 मिलियन में फिर वही क्वेश्चन है। अगला मेलिएबल हम बोले केवल धातु में होता है, पीट कर चादर बनाना, और गोल्ड का नहीं, गोल्ड से भी ज्यादा किसका होता है, प्लेटिनम का। क्लियर। नमस्कार, मिलते हैं कल मंडे को न्यूमेरिकल के क्लास में, और ये क्लास कल भी होगी, सिर्फ मंडे टू फ्राइडे न्यूमेरिकल का क्लास है आपका। नमस्कार सर, और कोशिश करेंगे सर हम आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फी में बेस्ट बैच ला पाए, 0 लेवल से टॉप तक साइंस। मेरे भरोसे हम चाहेंगे सर कि आपको आपकी नैया पार लगा दें, ऐसी कोशिश हम सर करेंगे। और जो मिनिमम फी आप लोग सर डिसाइड किए हैं, अब तो किसी के दिल को हम सर नहीं बुझा सकते हैं, कोई 1 टका कह सकता था, वो अगर हम क्या कर सकते हैं। चला एक बैच अगर हम 50 घंटे का पढ़ाएंगे तो उसमें कम से कम 60 रुपए का खर्चा है, तो हम सर कोशिश करेंगे मिनिमम से मिनिमम फी में आप तक पहुंचे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, और कल में भी हम सर बैच अनाउंस कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको लगे सर फी वगैरह या टाइम वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी जरूर मदद करेंगे और आपका जरूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।